Okay, good afternoon. We will be starting with asset-backed securities. Online audio video ठीक है? Yes, sir. Okay. Asset-backed securities कौन से पेज पे है? Reading 45. 270. Basically reading 45. 272. Okay, so let us start. Asset-backed securities, and the broad name of this concept or this phenomenon is securitization. It is a much maligned concept. काफी बुरा नाम इसको मिला है because 2008-9 का जो क्राइसिस हुआ था उसमें जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटाइजेशन और एसेट बैक सिक्योरिटी और एमबीएस मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी उसका बहुत बड़ा हाथ था वो क्राइसिस में. तो दैट इज करेक्ट, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट ठीक है वो एक प्रोसीजर है, एक मतलब एक मैकेनिज्म है. तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इट इज ऑलवेज लायबल टू बैकफायर, बट स्टिल इट इज अ मेजर इनोवेशन इन फाइनेंस इंडस्ट्री और उसके बहुत सारे फायदे भी है, राइट. तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है वहां से शुरू होता है. देखो जो LOS 45A है, थोड़ा सीक्वेंसिंग हम ऊपर नीचे करेंगे. 45A में सिक्योरिटाइजेशन लिखा है पहले पैराग्राफ में, क्या है, करेक्ट. फिर उसके नीचे जो लिखा है, कंसीडर अ बैंक दैट मेक्स मॉर्गेज लोन्स. होम लोन को यूएस में मॉर्गेज लोन बोलते हैं, बराबर. एंड रिटेल्स एंड सर्विसेज दिस लोन्स. To gain exposure to banks' mortgage loans, investors traditionally could only choose among investing in bank deposits, bank debt securities, or common equity. Compared to this traditional structure, with the bank serving the function of financial intermediary between borrowers and lenders, securitization can provide the following benefits. फिर सारे बुलेट दिए हैं, उसमें बेनिफिट दिए हैं, बट जब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या है सिक्योरिटाइजेशन तब तक उसके बेनिफिट्स भी समझ में नहीं आएंगे, राइट. और वो जो प्रोसीजर है ना वो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है. फ्रेड मोटर कंपनी लिखा है, isn't it? और उसके बाद एक फिगर ड्रॉ किया है, कस्टमर बाय कार्स, $1 बिलियन इन कार लोन्स, वो सब लिखा है ना, करेक्ट. तो उन लोगों का एग्जांपल आप पढ़ना, राइट. मैं मेरी तरह से आपको समझाता हूं कि व्हाट इज securitization and then we will discuss the benefits, right. So see what happens is, suppose there is a bank, right. या अपने कंट्री में NBFC भी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. NBFC जानते हो, जो लोन्स देते हैं, right, but they are not banks, means they cannot accept demand deposits. जैसे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है वो लोग नहीं कर सकते, बट लोगों को लोन देता है, राइट. तो ये बेचारे हमेशा भूखे प्यासे ही रहते हैं बिकॉज दे नीड फंड्स. क्योंकि बैंक्स का क्या होता है, बैंक्स का कासा होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, इट इज अ वेरी स्टेबल एंड लो कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड्स.
NBFCs do not have that luxury, so they always require funds anyway. But banks या funds है, banks या NBFC है, और दूसरी बाजू क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बराबर. तो इन दोनों के बीच क्या फ्लो होता है, लोन्स एंड रीपेमेंट्स, isn't it? This is how the system operates. जो सिंपल बैंकिंग है वो यही है कि कस्टमर को बैंक लोन देगा, बैंक या एनबीएफसी, और धीरे 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 करके वापस वो रिपेमेंट आएगा. दिस इज अ ट्रेडिशनल मॉडल, राइट. और ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता था कि सपोज लोन 10 साल की है, तो बैंक की बुक में 10 साल तक लोन वहीं पे रहेगी. दैट वाज ओरिजिनेट टू होल्ड, कि मैं ओरिजिनेट करूंगा और मैं ही 10 साल तक मेरी बुक्स में होल्ड करके रखूंगा लोन्स को, राइट. तो वो ट्रेडिशनल है. अच्छा, फिर किसी को आइडिया आया कि व्हाट इफ सपोज बैंक या एनबीएफसी को फंडिंग चाहिए, तो क्या हम ऐसा करें कि यहां पे कोई इंटरमीडियरी है, राइट, जो लोन्स है वो बैंक या एनबीएफसी बेच देगा और सामने उसको कैश मिल जाएगा, राइट. सपोज 100 करोड़ के लोन्स है, तो 100 करोड़ के लोन्स मैंने बेच दिए और उसके सामने 100 करोड़ कैश मिल गया. उससे इनका क्या फायदा होगा, they got access to funding, so they can make more loans, right. For banks और NBFC it is just one more avenue of funding. एक आपको सोर्स मिल गया जहां से पैसा मिल सकता है, राइट. अच्छा, ये जो इंटरमीडिएरी होता है उसको जनरली एसपीवी या एसपीई बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी, राइट. जो कल चैप्टर किया उसमें शायद थोड़ा आया होगा, राइट. तो स्पेशल पर्पस क्या होता है, these are all bankruptcy remote vehicles. bankruptcy remote मतलब क्या, कि इसको चाहे कुछ भी हो जाए, जो 100 करोड़ की लोन इस पे ट्रांसफर की है उस पे कोई असर पड़ेगा नहीं. सपोज ये एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक ने एसपीवी में 100 करोड़ का लोन ट्रांसफर कर दिया, तो एचडीएफसी बैंक भले ही मर जाए, बैंकरप्ट हो जाए बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, बट जब तक वो 100 करोड़ के लोन बराबर परफॉर्म कर रहे हैं तो तब तक दिस entity is not affected, right. That is the logic of SPV. अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है ना, उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सपोज एलएनटी है, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि अहमदाबाद टू बड़ौदा हाईवे बनाओ, तो उसके लिए भी एसपीवी बनता है, और वो जो अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे का एसपीवी होगा ना उसको फंडिंग मिलेगा. तो एलएनटी पूरा भले बैंकरप्ट हो जाए, बट अगर अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे चल रहा है और उसका टोल कलेक्शन बराबर चल रहा है, तो जिन लोगों ने उस पर पैसे लगाया है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो दिस इज द मेन लॉजिक. तो एसपीवी हो गया. अब एसपीवी का कैश, एसपीवी ने कैश दिया, तो ऑब्वियसली एसपीवी कैश कहां से लाएगा, एसपीवी कैश कहां से लाएगा, तो आंसर इज इन्वेस्टर्स, राइट. आंसर इज इन्वेस्टर्स, कि जो कैश है इन्वेस्टर्स इसको कैश देंगे, राइट. इन्वेस्टर्स जो है वो इनको कैश देंगे, और सामने आप बैंक में कैश देते हो तो क्या मिलता है, रसीद मिलता है ना, एफडी बोलते हैं, राइट. इट्स अ पीस ऑफ पेपर. तो वो जो पीस ऑफ पेपर है दैट इज एन एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, ठीक है. दैट इज एन एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, राइट. तो धीरे 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 ये रिपेमेंट होगा, राइट. धीरे 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 रिपेमेंट होगा, पैसा आएगा, इंस्टॉलमेंट्स, ये यहां आएगा और फिर यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, राइट. हाँ, रिपेमेंट तो डायरेक्टली एसपीवी को ही होगा. नहीं वो ठीक है, डायरेक्टली एसपीवी को हो या वाया बैंक हो, जो भी है वो डिपेंड करता है कि लीगल रिलेशनशिप क्या है, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स तक वो पैसा पहुंच जाएगा, राइट. एंड द मेन ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज कि सपोज लोन 10 साल का था, लोन 10 साल का था, बराबर. अब इन्वेस्टर से तो पैसा दे दिया, बराबर. स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आईपीओ आता है, आप पैसा लगाते हो, शेयर मिलता है, तो क्या शेयर रखना पड़ता है क्या, नेक्स्ट दिन बेच सकते हो ना, नेक्स्ट दिन बेच सकते हो. सो इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूरोप, ये जो एसेट बैक सिक्योरिटीज है ना वो हाईली ट्रेडेबल है,
मतलब लिक्विड है, इजंट इट? कि सपोज ये इन्वेस्टर को तो 5 दिन बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बेच सकता है, ये अंदर अंदर भी बेच सकते हैं ये सब, या इवन अदरवाइज जो लार्जर फाइनेंशियल सिस्टम है उन सब में ये जो एसेट बैक सिक्योरिटीज है वो ट्रेड हो सकती है। सो द मैजिक ऑफ दिस प्रोसेस इज कि जो इलिक्विड लोन्स थी, विच कुड नॉट बी ट्रेडेड, दे हैव बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटी विच कैन इजीली बी ट्रेडेड एंड आर हाईली लिक्विड, राइट? और इन्वेस्टर्स इसको इसके लिए खरीदते हैं कि दे वांट डाइवर्सिफिकेशन, इजंट इट? कि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए कि कहां पैसा डालेंगे, स्टॉक्स में डालो, बॉन्ड्स में डालो, कमोडिटीज में डालो, कुछ और है जो इनसे जुड़ा ना हो। तो हाँ, एसेट बैक सिक्योरिटी ऐसा है विच इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड टू स्टॉक्स और बॉन्ड्स, तो इसलिए इन्वेस्टर्स ये करते हैं। समझ में आया? तो दिस इज योर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। और जनरली इंडिया में क्या है कि ये सब कुछ होता है बट फाइनल जो ट्रेडिंग है ना वो उतना नहीं होता है, जबकि डेवलप मार्केट्स में वो ट्रेडिंग भी काफी होता है। अभी जैसे आइलैंड एफएस का क्राइसिस आया था, आइलैंड एफएस जो था बहुत बड़ा कंपनी था, वो एकदम ही डिफॉल्ट करने लगा, राइट? 1.5-2 साल पहले तो पूरा जो इंडिया का क्रेडिट मार्केट था उसमें प्रॉब्लम हो गया था, और खास करके जो एनबीएफसी थे वो फंस गए थे क्योंकि कोई उनको पैसा नहीं दे रहा था। तो अगर एक रीजन है कि एनबीएफसी बच गया, एनबीएफसी सेगमेंट बच गया, तो वो रीजन यही है कि थ्रू सिक्योरिटाइजेशन दे कुड एक्सेस फंडिंग। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो लोन्स थी अपनी वो बेच दी, और उसमें गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने एसबीआई को बोला कि 10,000 करोड़ का आप सिक्योरिटाइजेशन करो, राइट? गवर्नमेंट ने थोड़ी गारंटी भी दे दी कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वी विल कवर सम ऑफ योर लॉसेस। तो उस तरह से ये एनबीएफसी बच गए हैं, राइट? तो सिक्योरिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया में तो इसकी बहुत जरूरत है, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो पैसा आता है ना डिपॉजिट्स, उसमें पीएसयू बैंक का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट गारंटी वी ऑल ट्रस्ट पीएसयू बैंक, राइट? कि भाई ठीक है, अपने पैसा कोई रिटायर हुआ है डाल दो एसबीआई में, भले यस बैंक या आईडीएफसी में 1% ज्यादा मिलता हो, बट यू विल से कि नहीं, मगजमारी नहीं, अपने पीएसयू बैंक में डालो। तो दे आर कॉर्नरिंग ऑल द डिपॉजिट्स। बट जो लेंडिंग का साइड है, लेंडिंग के साइड में दे आर वेरी इलिक्विड, यू कैन सी द एनपीए नंबर्स ऑफ पीएसयू बैंक, राइट? तो लेंडिंग में मास्टरी किसकी है? प्राइवेट सेक्टर, और खास करके एनबीएफसी, क्योंकि जो बड़ी बैंक है ना, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, they will not usually serve the very small borrower, right? सपोज मेरा शॉप है और मेरा 30-40 हजार का महीने का काम है, एक तो अनडॉक्यूमेंटेड रहेगा वो सेगमेंट, रिस्क ज्यादा है, तो उन सबको कौन सर्विस करता है? एनबीएफसी। अपने अमेजोन पे कुछ खरीदते हैं तो वो बाय लेटर वाली स्कीम है, उसमें मोस्टली कौन कौन से होते हैं? बजाज फाइनेंस होगा, राइट? या पहले रिलायंस कैपिटल था, तो ये सारे एनबीएफसी है, दे आर इन दैट गेम, दे स्पेशलाइज इन गिविंग आउट लोन्स टू स्मॉलर सेगमेंट, लेकिन दे डोंट हैव डिपॉजिट्स, राइट? तो सिक्योरिटाइजेशन एक मैकेनिज्म हो सकता है इंडिया में, हो ही रहा है कि पैसा फ्लो होगा पीएसयू बैंक से एनबीएफसी, लोन एनबीएफसी दे, डिपॉजिट कलेक्ट पीएसयू बैंक करे, एंड थ्रू सिक्योरिटाइजेशन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, तो अभी बेनिफिट्स पढ़ लो, समझ में आ जाएंगे। जो वो बुलेट्स दिए है ना वो पढ़ लो पहले ही एलओएस में, कुछ समझ में नहीं आता है पूछो, बट यू शुड बी ओके।
ठीक है, इसमें बैंक डायरेक्टली नहीं कर सकते। बैंक डायरेक्टली क्या है, जो इन्वेस्टर्स है ना, दे वांट दैट एडिशनल प्रोटेक्शन कि मैं डायरेक्टली यस बैंक से लोन खरीदूं, फिर यस बैंक बंद हो गया, लोन्स बराबर चल रहे हैं बट यस बैंक प्रॉब्लम में चला गया तो दे विल सफर। तो एसपीवी बीच में इसलिए रखते हैं कि यस बैंक का चाहे कुछ भी हो जाए, इफ दोस लोन्स आर गुड तो दे आर नॉट अफेक्टेड। तो इसलिए ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एलओएस है उसमें जो आगे का पार्ट है वो सब हमने हमारे तरह से डिस्कस कर लिया, राइट। दे हैव गिवन देयर ओन एग्जांपल, वो घर पे पढ़ सकते हो, जो फिगर 45.1 है, करेक्ट। इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, फिगर के नीचे जो लिखा है और हाईलाइट किया है ट्रांचेस, हाईलाइट क्या किया है, ट्रांचेस, तो वो चीज समझने जैसी है, वो मैं आपको बताता हूं। ट्रांचेस लिखा है और वाटरफॉल स्ट्रक्चर लिखा है, ट्रांचेस लिखा है, वाटरफॉल स्ट्रक्चर लिखा है, तो वो क्या है। सी, अब इसमें ऐसा है कि ये जो फिगर है ना, इसमें सपोज 5 इन्वेस्टर है और सबको एक सर्टिफिकेट मिला, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, राइट। सपोज सबने 10-10 लाख रुपए डाला था। अब सपोज लोन का जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे जो लोन है उसमें मान लो 10% डिफॉल्ट हो गया, 10% डिफॉल्ट हो गया, राइट। मतलब अगर टोटल 50 लाख का था तो 5 लाख का लॉस हो गया। तो नॉर्मली तो क्या होगा, वो 5 लाख का लॉस होगा तो ये पांचों 5 लोगों को एक समान लॉस होगा, एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड इक्वली एट पार, राइट। तो दैट इज नॉर्मल, वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बट दे वेंट अ स्टेप अहेड, राइट, के अगर ऐसा करे कि सपोज I1, I2, I3, I4, I5 है, बराबर। सपोज ऐसा करे कि हम रूल्स बना दे, लेट अस मेक रूल्स, राइट, के अप टू 3 lakhs का लॉस होगा ना तो I4 और I5 का ही लगेगा। अप टू 3 lakhs का लॉस I4 और I5 को ही लगेगा। फिर और 1 लाख का लॉस है तो I3 को लगेगा, राइट। और टोटल लॉस 4 लाख से ऊपर जाए तो ही I1, I2 को लगेगा। ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि जो इनिशियल लॉस है वो 4-5 को ही लगेगा, फिर उससे ज्यादा है तो 3 को ही लगेगा, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो 1 और 2 को लॉस लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ वाटरफॉल स्ट्रक्चर। और इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाले हैं वो लो रिस्क लो रिटर्न, इजंट इट। I1, I2 क्या होंगे, लो रिस्क लो रिटर्न। ये नीचे वाले क्या होंगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न। और फिर इनका क्रेडिट रेटिंग होता है, तो इन लोगों को AAA AA मिल जाएगा, इनको B मिल जाएगा, ऐसा होगा। तो जिनको बहुत रिस्क लेना और ज्यादा कमाना है वो नीचे वाला खरीदे, जिनको एकदम सेफ देना है वो ऊपर वाला खरीदे। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज है दे आर कॉल्ड ट्रांचेस, जो अलग अलग कैटेगरीज है दे आर नोन एज ट्रांचेस। और ये जो रूल्स है दे आर कॉल्ड वाटरफॉल स्ट्रक्चर। तो इससे क्या हुआ, और मार्केट खुल गया कि लेट अस कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स सो दैट लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके, राइट। क्योंकि कुछ जो इन्वेस्टमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन, उनके ऐसे रूल्स है कि हम तो सिर्फ इतना रेटिंग के ऊपर होगा तो ही पैसा डाल सकते हैं, तो बोले आपके लिए ये रखो। फिर हेज फंड ऐसा कुछ है जिनको ज्यादा रिस्क लेना है, उनके लिए नीचे वाला रखो। तो दैट इज हाउ दे हैव मैनेज। और फिर नीचे लिखा है MBS, तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी इज अ जेनेरिक नेम। अब जो लोन है वो सारे होम लोन है, मॉर्गेज है, तो उसको MBS बोलेंगे। सारे अगर ऑटो लोन है तो ऑटो ABS बोलेंगे, ऐसा। अगर कमर्शियल लोन्स है, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग के लोन्स है, तो CMBS बोलते हैं, कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। तो वो सब डिस्क्राइब किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट LOS पे आओ,
अगेन दे आर कंटिन्यूइंग विद ट्रांचेस, और क्रेडिट ट्रांचिंग लिखा है और एक एग्जांपल दिया है, सीनियर सबऑर्डिनेट ए सबऑर्डिनेट बी, और उसके नीचे का पैराग्राफ वहां तक पढ़ लो, टाइम ट्रांचिंग लिखा है वो मत पढ़ना। देख रहे हो एग्जांपल, जो ऊपर की ब्रांच है प्रोटेक्टेड उसको सीनियर बोलते हैं, और जो हाई रिस्क है उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। और नॉर्मली जो अल्फाबेटल होता है ए बी सी, तो सी हो तो मतलब ए से जितना दूर उतना हाई रिस्क, मतलब वो पहले मरता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले बी जाएगा, फिर ए, और 30 + 80 110, उससे ज्यादा लॉस हुआ तो ही सीनियर ट्रांच को लॉस लगेगा। तो ये सब ठीक है, और वो फिर नीचे लिखा है दिस इज द वाटरफॉल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना वो क्या है, क्रेडिट ट्रांचिंग है, दैट इज क्रेडिट ट्रांचिंग, राइट। सी मार्केट या फाइनेंस में मेनली 2-3 टाइप के रिस्क होते हैं। वन इज योर क्रेडिट रिस्क, कि पैसा नहीं आया तो जो लोन्स है उसमें मेन रिस्क तो वो होता ही है ना, कि अगर कस्टमर रीपे नहीं करेगा तो दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। तो वो क्रेडिट रिस्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दिस इज क्रेडिट ट्रांचिंग, दिस इज क्रेडिट ट्रांचिंग। अच्छा, लेकिन जो नीचे लिखा है टाइम ट्रांचिंग, वो इन लोगों ने एकदम से यहाँ पे दे दिया है टाइम ट्रांचिंग, बट फॉर दैट यू विल नीड सम बैकग्राउंड। तो टाइम ट्रांचिंग मेनली किसमें आता है, लेट मी एक्सप्लेन। See, and again this is like very specific to US market, के मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, ठीक है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, और उसमें भी खास करके रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो मैंने ये जो पूरा डायग्राम दिखा है ना, और हमने देखा कि बहुत फायदा है सबके लिए, तो सबका फायदा और गवर्नमेंट का भी फायदा था इसमें, यूएस गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लोन्स मिल रही थी, ऐसे ऐसे लोगों को लोन्स मिल रही थी जो पहले नहीं ले सकते थे लोन। सो इट वाज आल्सो हेल्पिंग द सोशल कॉज इन यूएस एंड इट वाज डिजायरेबल। जनरली हर एक इकोनॉमी में आप देखो तो इंसेंटिव ऐसे होते हैं कि भाई घर लेना एक बड़ी बात होती है, इंडिया में भी है ना, होम लोन पे आपको ब्रेक्स मिलते हैं, तो बेसिकली दे वांट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो यूएस में भी इन लोगों ने क्या किया था, वो जो पूरा आपका फ्लो है उसमें मान लो किसी ने होम लोन रीपे नहीं किया,
वो क्रेडिट रिस्क है। तो उससे बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज बनाए हैं, राइट? दे हैव क्रिएटेड सम एजेंसीज, फैनी में, जीनी में, ऐसा करके वहां पे एजेंसीज है जिनका काम क्या है कि दे विल गारंटी ट्रांजैक्शन, दे विल गारंटी लोन्स, होम लोन्स को गारंटी करेंगे। बट उनके कुछ मापदंड होंगे कि एक तो एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। 1 करोड़ का घर है तो लोन 90 लाख का है तो 90% एलटीवी, तो बोले एलटीवी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन ये सब होना चाहिए। तो ऐसे उसके कुछ नॉर्म्स है। तो अगर वो नॉर्म्स आप पूरे करते हो, ऐसे जो लोन्स है दे आर कॉल्ड कंफर्मिंग लोन्स, दोज आर कॉल्ड कंफर्मिंग लोन्स। और अगर ऐसे लोन्स है, कंफर्मिंग लोन्स है, तो गारंटी है, बेसिकली इनडायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट की गारंटी है कि भले ही लोन में डिफॉल्ट हो जाए वो नुकसान आपको मिल जाएगा। तो एसेंशियली क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, एसेंशियली क्रेडिट रिस्क तो बचा ही नहीं है कंफर्मिंग लोन्स में। और ऐसे जो एमबीएस होते हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, दे आर कॉल्ड एजेंसी एमबीएस। ऐसे जो कंफर्मिंग लोन्स के एमबीएस है, दे आर कॉल्ड एजेंसी एमबीएस। तो उसमें क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, देयर इज सिंपली नो क्रेडिट रिस्क। So the risk that remains is prepayment risk, ठीक है? खास करके मॉर्गेज में, क्योंकि मॉर्गेज क्या होते हैं, बहुत लंबे टाइम के होते हैं, 20 साल 25 साल, उससे भी ज्यादा, लेकिन कोई उतना लंबा खींचता नहीं है, राइट? इवन इंडिया में आप डेटा देखोगे तो भले ही 25 साल की लोन ली, बट पीपल विल रीपे इन 10-15 ईयर्स यूजुअली, राइट? और उसके दूसरे रीजन भी होते हैं, घर बिक जाता है कभी कभी, या कोई और चीज है, या जस्ट इन नॉर्मल कोर्स नोबडी इज गोइंग टू एक्चुअली कीप द लोन रनिंग फॉर 25 इयर्स, तो पहले ही पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर पहले पैसा आ जाए, और खास करके पहले पैसा कब आ जाता है, मैंने होम लोन ली, सपोज मैंने 2-3 साल पहले होम लोन ली होती, 8-8.5% पे ली होती, अभी क्या चल रहे हैं होम लोन के रेट? 6.5 पौने 7 चल रहा है अभी। We have historically low rates, तो कई लोग क्या करवाएंगे, रीफाइनेंस करवा देंगे, 8.5% वाली लोन बंद करो, नहीं ले लो 6.5 पौने 7 की। लेकिन वो जो पुरानी लोन के इन्वेस्टर है वो तो मरे, बिकॉज दे वुड हैव इन्वेस्टेड, वो जो लोन है उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो दे वर एक्सपेक्टिंग 8-8.5। अभी मार्केट में रेट कम हो गए तो आपका पैसा वापस आ रहा है, मतलब गलत टाइम पे आपका पैसा जल्दी वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेमेंट रिस्क। उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेमेंट रिस्क। समझ में आया? तो जो आरएमबीएस है जिसमें क्रेडिट रिस्क तो है नहीं, तो बोले ये प्रीपेमेंट रिस्क को हम रीपैकेज करेंगे कि अगर जल्दी पैसा आया तो पहले बी वाले को दे देंगे, ए वाले को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उस टाइप का जो ट्रांचिंग होता है दैट इज कॉल्ड टाइम ट्रांचिंग, दैट इज नोन एज टाइम ट्रांचिंग। समझ में आया? और लास्ट में लिखा है कि अगर ऐसे लोन्स है जहां पे दोनों के टाइप का रिस्क है तो क्रेडिट ट्रांचिंग भी होता है और टाइम ट्रांचिंग भी होता है। ठीक है, फिर पूरा जो नेक्स्ट सेशन है वो पढ़ना चालू करो। 45D रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन क्या है, कुछ टर्म दिए, एलटीवी दिया, वो सब, मैच्योरिटी कितने होती है, इंटरेस्ट रेट फिक्स या फ्लोटिंग, फ्लोटिंग को वो लोग वेरिएबल बोलते हैं। जस्ट गो थ्रू इट वेरी क्विकली। फोरक्लोजर तक पढ़ना है, फोरक्लोजर इंक्लूडिंग, गो थ्रू इट क्विकली।
बीच बीच में कुछ नहीं पता चल रहा है तो पूछना। मेनली टर्म्स है जो पता होनी चाहिए हमको। बोरिंग है, टर्म बोरिंग है ना, होगा होगा, इंटरेस्टिंग पार्ट भी आएगा। एमोटाइजेशन पढ़ा। एमोटाइजेशन मतलब हमारी जो नॉर्मल होम लोन्स होती है उसमें हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। दोस काइंड ऑफ लोन्स आर फुल्ली एमोटाइजिंग। जबकि जो बॉन्ड वाला चीज है, सपोज बॉन्ड है तो हर साल सिर्फ ब्याज भरोगे और लास्ट में प्रिंसिपल, तो दोज आर नॉन एमोटाइजिंग। और फिर उसमें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि पार्शियल एमोटाइजेशन या ऐसा कुछ, राइट। तो सी दीज आर ऑल वेरी वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम, यूएस, यूके, जापान। तो वहां ढेर तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, राइट। और ये सब जो क्राइसिस हुआ था ना, व्हाई सिक्योरिटाइजेशन गॉट अ बैड नेम, तो यही चीज सारी चीज थी। बट दे वेंट सो फार अहेड, राइट, कि ऐसे ऐसे बोरोवर्स को पैसा देने लगे थे, राइट। they used to call them ninja, no income no job, right, and no assets, but फिर भी लोन देते थे, राइट। और उसमें अंडरलाइंग उनका अजम्पशन सिर्फ ये था कि भले ही ना पैसा नहीं भरेगा, प्रॉपर्टी तो है ना, और प्रॉपर्टी के तो भाव कहाँ घटने वाले हैं। दैट वाज अंडरलाइंग अजम्पशन कि चाहे कुछ भी हो प्रॉपर्टी के भाव तो बढ़ने ही वाले हैं। तो एज बैंक्स एज लेंडर्स वी आर सेफ। तो एसेट बैक सिक्योरिटी का भी वैल्यूएशन बहुत हाई हो रहा था। और होता क्या था कि ये जो ऊपर वाली ट्रांच होती थी ना, उसका रेटिंग मस्त होगा, ट्रिपल ए होगा। अब इन्वेस्टर देखेगा कि यूएस ट्रेजरी मतलब यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड ट्रिपल ए है, वो बोले 2% दे रहा है, लेकिन ये एसेट बैक सिक्योरिटी तो 3% दे रहा है, एंड दैट इज आल्सो द ट्रिपल ए रेटिंग, राइट। सो लॉट ऑफ मनी वेंट इनटू ऑल दिस। इट वाज बिल्ट ऑन द सिंगल assumption दैट प्रॉपर्टी प्राइसेस विल कीप राइजिंग। एंड ये सारे जो एसेट बैक सिक्योरिटीज थे, दे वर ऑल न्यू आइटम्स, दे वर ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट, तो उतना डेटा नहीं था, तो रिस्क मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था, मतलब इट वाज बेस्ड ऑन असम्पशन, राइट। और फिर जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, राइट, तो प्रॉपर्टी के भाव पहले बढ़ना कम हो गए, फिर भाव गिरने लगे। तो जब भाव गिरने लगे तो ये सारे जो एसेट बैक सिक्योरिटीज थे, दे स्टार्टेड बिहेविंग वाइल्डली, राइट। कि भाई थोड़ा प्रॉपर्टी में भाव चेंज हुआ तो एसेट बैक सिक्योरिटी का भाव 100 था, वो एकदम ही 70 हो गया। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। एंड एवरीबॉडी वाज कॉट इनटू दिस एंड इट ऑल लेड टू ह्यूज प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर प्रीपेमेंट प्रोविजंस, तो प्रीपेमेंट पेनल्टी डाल सकते हैं, बट ज्यादा वो इफेक्टिव होता नहीं है प्रैक्टिकली, राइट। नीचे फोरक्लोजर लिखा है, राइट, तो उसमें नॉन रिकोर्स और रिकोर्स लिखा है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। रिकोर्स लोन्स कैसे होते हैं? इंडिया में अपने जनरली सारे लोन्स रिकोर्स लोन्स ही होते हैं, अनलेस यू आर विजय माल्या, करेक्ट। ये रिकोर्स लोन मतलब क्या कि मैंने होम लोन लिया है, तो 1 करोड़ का लोन लिया घर पे, तो घर तो बैंक के नाम कर दिया, तो अगर मैं लोन नहीं भरूंगा तो बैंक घर को जब्त कर लेंगे एंड बेच देंगे, दे विल डिस्पोज इट। तो उसमें अगर सपोज रियलाइजेशन 70 लाख ही हुआ, तो बाकी का जो 30 लाख है
वो मेरे दूसरे पर्सनल एसेट्स पे भी वो लोग रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो सब हजारों साइन करवाते हैं उसमें, पर्सनल गारंटी ये ने वो ने सब, मतलब दोज आर ऑल रिकोर्स लोन्स। जबकि जो बड़े बड़े दूसरे लोन्स होते हैं, खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी में, खास करके यूएस में, वो सारे नॉन रिकोर्स लोन्स है। नॉन रिकोर्स लोन्स मतलब क्या कि अगर लोन नहीं भर रहा है तो वो प्रॉपर्टी ले जाओ, बाकी कोई रिकोर्स नहीं है। यू कैन नॉट टेक रिकोर्स टू अदर एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल और द बोरोवर। तो नॉन रिकोर्स लोन्स में फिर क्या हो जाता है कि लोग मस्ती करने लगते हैं, राइट? मैंने घर लिया था 1 करोड़ का, उसमें लोन 90 लाख था, अभी मंदी आई एंड दैट हाउस इज से 70 lakhs, बट माय आउटस्टैंडिंग लोन इज 85 lakhs, तो मैं क्यों भरूं, घर ले जाओ। तो ऐसा जब नॉन रिकोर्स लोन्स होते हैं तो ये सारी चीजें भी यूएस में काफी होने लगी थी, उसके लिए उन्होंने लिखा है स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो ये सारे फीचर्स थे वहां के मार्केट के। फिर उसके नीचे लिखा है एजेंसी एंड नॉन एजेंसी आरएमबीएस, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, राइट? ये वहां पे जो गारंटी वाली एजेंसीज है उनके हिसाब से जो है वो आपके एजेंसी आरएमबीएस, और अगर ऐसे लोन्स है जो कंफर्म नहीं करते हैं तो वो वाला आरएमबीएस नॉन एजेंसी। फिर नेक्स्ट पेज पे मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज लिखा है। तो पास थ्रू सिक्योरिटीज है जनरल टर्म, ये जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज है दे आर बेसिकली पास थ्रू सिक्योरिटी, ये पैसा पास ऑन हो रहा है ऐसा, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। और जो लोन्स है वो तो एक लोन नहीं होगी, बहुत सारी लोन होगी ना, तो हर एक लोन पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होगा, तो जो वेटेड एवरेज निकल जाए दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कूपन, राइट? कोई लोन में 8% होगा, कोई में 8.25, कोई में 7.5, तो उसके एक वेटेड एवरेज निकलेगा, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कूपन। एंड अगेन मैच्योरिटी सबका सेम है, जरूरी नहीं है, तो वो भी पूरे पूल का एक वेटेड एवरेज मैच्योरिटी निकलेगा, ठीक है? और फिर लिखा है ना, इन ऑर्डर टू बी इंक्लूडेड इन एजेंसी एमबीएस पूल लोन्स मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया इंक्लूडिंग अ मिनिमम परसेंटेज डाउन पेमेंट, maximum LTV, maximum size, minimum documentation, and insurance purchased by the borrower. Loans that meet the standards for inclusion in agency MBS are called conforming loans, and others are called non-conforming loans. Non-conforming mortgages can be securitized by private companies, which are known as non-agency RMBS. ठीक है? तो पहला वाला क्विज ट्राई कर लो। ऑनलाइन सब जाग रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I get the point. जाग रहे हो बट आप ही जानते हो कैसे जाग रहे हो। मोहित समझ में आ रहा है? ओके। एंड सी लेट मी टेल यू, जो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट होता है ना कोई भी एग्जाम, सीएफए एफआरएम, उसमें थियरी के क्वेश्चंस ही आपको डुबाएंगे। जो प्रैक्टिकल होता है ना वो मोस्टली एवरीवन अचीव्स 85-90% हिट रेट, राइट? बट डिफरेंशिएशन अकर्स इन थियरी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ट्राई टू गेट इट एंड देन मेक श्योर कि हर एक वर्ड आपने इसका पढ़ा हो, राइट? वो एटलीस्ट एक बार पढ़ना जरूरी है, और उसमें कुछ गैप्स लग रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछ लेना, बिकॉज स्ट्रक्चर एग्जाम का ऐसा है कि
एटलीस्ट 50% तो थियोरी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट। तो ऐसा मत मानना कि कैलकुलेशन आते हैं तो वी आर गुड टू क्लियर, राइट। मैं मेरा खुद का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने जब पेपर दिया था सीएफए का, तो क्वांट का जो सेक्शन था मेरे टाइम 120 वाला था, तो 14 क्वेश्चन और इंटू 2 मतलब 28 क्वेश्चन। तो लगभग 28 क्वेश्चन क्वांट के थे ना, उसमें हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत थी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स क्वांट। तो अगर क्वांट में ऐसा हो सकता है तो दूसरे सब्जेक्ट में तो हो गए, बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर कॉन्सेप्ट्स रादर देन प्रोसीजर मैकेनिज्म, वो सब ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर यू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 85-90% ऑफ दिस। देख लो क्विज में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर आगे जाते हैं। इसमें क्या है, रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस दैट मे बी इंक्लूडेड इन एजेंसी आर लीस्ट लाइकली। तो लीस्ट लाइकली रिक्वायर्ड मतलब गलत कौन सा है? इंश्योरेंस तो चाहिए, मिनिमम परसेंटेज चाहिए, वो मिनिमम के लिए मैक्सिमम है ठीक है। और वो जो सीएमओ लिखा है ना लास्ट में, वो अब तक आया नहीं है हमको, बट बेसिकली जो ट्रांचिंग होता है ना, अगर सिंपल सारे एक समान है एजेंसी सॉरी एसेट बैक सिक्योरिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, एमबीएस या आरएमबीएस ऐसा कुछ। लेकिन जब ट्रांचिंग करते हो ना, तो ये एक टाइप का दूसरा लेयर ऐड हो गया, तो वो जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड सीएमओ। ये ट्रांचिंग अलग अलग हमने टाइप के सिक्योरिटी इश्यू कर दी है, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको सीएमओ बोलते हैं। और उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रिस्क तो अभी आया ही नहीं है, तो फंडिंग कॉस्ट ही होगा, राइट। अभी वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। उसके अलावा क्या है, फर्स्ट का क्या आंसर है? हाँ ए, क्योंकि लीस्ट लाइकली पूछा है, राइट। फिर सेकंड में एसपी, एसपी इज द इश्यूअर। फिर अगर सीनियर सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है वो क्रेडिट ट्रांचिंग है। फिर बलून पेमेंट इक्वल टू ओरिजिनल लोन प्रिंसिपल, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट होगी। फिफ्थ तो देखा और सिक्स भी देखा, ठीक है, ओके। सो नाउ अगेन लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रीपेमेंट रिस्क, राइट। प्रीपेमेंट रिस्क लिखा है, वो मैंने आपको समझाया प्रीपेमेंट रिस्क बराबर। लेकिन ये जो प्रीपेमेंट रिस्क है ना, उसके दो टाइप्स है, एक्सटेंशन रिस्क एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। देयर इज एक्सटेंशन रिस्क एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। तो ये क्या है? तो सी होता क्या है कि यूएस और सब में दिस इज ऑल नाउ वेरी पॉपुलर मेन स्ट्रीम। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, ये सब ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं बराबर। अब हेलो,
हाँ, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो होगा क्या कि सपोज जो मॉर्गेज का पूल है, बराबर, सपोज मॉर्गेज का पूल है, उसमें वेटेड मैच्योरिटी जो है वो 30 इयर्स है, बराबर। और दूसरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि भाई कौन से रीजन के होम लोन्स है, या जो बोरोवर्स उनकी एवरेज एज क्या है, वो सब होगा, राइट। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे कि उनके पास ये जो डिटेल्स है कि लोन्स किस टाइप की है, तो उनको ये तो पता है कि अगर 30 साल की लोन है तो 30 साल तो नहीं चलने वाली, कुछ तो प्रीपेमेंट होने ही वाला है। और वहां पे एक एसोसिएशन है विच इज कॉल्ड पीएसए, पब्लिक सिक्योरिटीज एसोसिएशन। वो एक टाइप का चार्ट पब्लिश करते हैं कि जो लोन है ना वो देखने का आपको कि कितना पुराना है, क्या है। तो उसके ऊपर से वो जो लिखा है सीपीआर एंड एसएमएम, सीपीआर एंड एसएमएम, सीपीआर इज कंडीशनल प्रीपेमेंट रेट। जो सीपीआर होता है वो एनुअल होता है। हेलो, ठीक है। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज के सपोज मॉर्गेज पूल 30 साल का है, बट इन्वेस्टर्स को पता है कि 30 साल तो नहीं चलेगा, और वहां पे एक एसोसिएशन है विच इज पीएसए। वो लोग पब्लिश करते हैं नंबर्स, एक चार्ट जैसा होता है। तो एनुअली कितना प्रीपेमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सीपीआर, कंडीशनल प्रीपेमेंट रेट। और उसको अगर मंथली कन्वर्ट करो तो इट इज कॉल्ड एसएमएम, सिंगल मंथली मॉर्टालिटी रेट। सपोज एसएमएम 2% है, उसका मतलब क्या हुआ कि हर एक महीने में आपका प्रीपेमेंट, एक्स्ट्रा प्रीपेमेंट 2% होगा। मतलब 100 रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीपेमेंट हर एक महीने में होगा। तो वो पब्लिश करते हैं ये लोग। तो कोई भी इन्वेस्टर होगा, कोई भी इन्वेस्टर होगा, वो जो मॉर्गेज पूल है उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेगा और फिर उसमें से पता करेगा कि सीपीआर क्या है। वो कोई गारंटी नहीं कि उतना होगा, बट इट्स एन इंडिकेशन। तो उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि जो लाइफ है वो 16 इयर्स मान के चलो। आफ्टर स्टडिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम लोन्स and after looking at this PSA chart and everything, the investors they have decided, they have reached a conclusion कि भले ही 30 साल के लोन्स है बट इसका इफेक्टिव लाइफ 16 साल रहेगा, राइट। फिर क्या होगा कि वो लोग तो खरीद लेंगे, वो लोग तो खरीद लेंगे, फिर एक्चुअल लोन्स का रिपेमेंट चालू होगा, राइट। तो अगर फास्टर रिपेमेंट आता है, हमने जो सोचा था उससे अगर जल्दी पैसा आने लगा, तो ये जो 16 साल लाइफ है उसके बदले 12 साल में ही खत्म हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। कि हमने सोचा था 16 साल चलेगा लेकिन ये तो 12 साल में ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने जितना प्रीपेमेंट सोचा था उतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ, तो ये 16 साल नहीं, ये तो 19 साल तक चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड extension risk. So prepayment risk has got two components. One is extension risk, another is contraction risk. ये आपको समझना है, ठीक है। तो अभी उसमें जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है वो पढ़ लो। Prepayments cause the timing and amount of cash flow from mortgage loans and NBS to be uncertain. वहां से चालू करके पैराग्राफ पढ़ लो।
पढ़ रहे हो कि उसमें पीएसए लिखा है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना उनका, उसको पीएसए बोलते हैं, राइट। वो जो चार्ट होता है ना, और हमको सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए कि अगर 100 पीएसए लिखा है, कोई मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में 100 पीएसए, 100 मतलब 100%, 100% इज 1, तो इट मींस के प्री पेमेंट चार्ज जितना ही होगा, मतलब न्यूट्रल। बट अगर कोई बोले कि नहीं 200 पीएसए है, मतलब जो चार्ट है उसके मुकाबले डबल प्री पेमेंट होगा, और अगर कोई बोले 50 पीएसए तो लेसर प्री पेमेंट। बस उतना पता होना चाहिए कि आपका जो पीएसए अगर 100 से ऊपर है तो फास्टर प्री पेमेंट, और 100 से कम है तो स्लोअर या लेसर प्री पेमेंट, उतना पता होना चाहिए। तो सर ये तो हायर द बेटर, नहीं, हायर द बेटर ऐसा बोल नहीं सकते ना, क्योंकि हायर होगा पैसा जल्दी आ जाएगा, तो देयर बी कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। टाइम वैल्यू नहीं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमने जो सोचा था कि मेरा पैसा, सपोज आप एफडी करते हो 8% पे 5 साल के लिए, अब 3 साल बाद बैंक आपको बोले पैसे वापस ले, राइट, और मार्केट में तो 6% ही चल रहा है, तो उस टाइप का सिचुएशन है, राइट। का पैसा वैसे ही कहीं जाने वाला नहीं है, वो अलग चीज है, एंड एजेंसी वाला है तो वो तो क्रेडिट प्रोटेक्टेड है, बट यू आर नॉट गोइंग टू अर्न दैट मच, तो दैट इज द रिस्क कि जल्दी पैसा वापस आ गया। सर यस, 50 पीएसए डीपेमेंट कैसे होगा? लेट होगा ना जो हाँ, जो सोचा हुआ मतलब 50 पीएसए है तो उनका जो चार्ट है उसके मुकाबले कम प्रीपेमेंट होगा, ऐसा है, तो प्रीपेमेंट ही बट लेसर प्रीपेमेंट होगा, ऐसा। एंड द लास्ट पैराग्राफ आई एम जस्ट गोइंग Excuse me, sir. यस। Why is extension considered a risk here? करेक्ट, सी एक्सटेंशन इसलिए रिस्क है बिकॉज सी एवरीबडी हैज गॉट डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रायोरिटीज, राइट। सपोज कोई रिटायरी है और उसको लगता है कि 10 साल बाद मेरा पैसा वापस आ जाएगा, अब उसको 10 साल के बदले 13 साल पे मिले, तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। सो कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सटेंशन हो, इट इज जस्ट दैट आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग हो रहा है, एंड हेंस इट इज अ रिस्क, राइट। किसी के लिए वो अच्छी बात भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी बात भी हो सकती है, बट इट इज जस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हो रहा है, तो इसलिए वो रिस्क है इन दैट सेंस, राइट। ठीक है, सर आने का एब्सोल्यूट रेंज है, मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हाँ, देयर इज नो वन एब्सोल्यूट न्यूट्रल नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, I'm reading the last paragraph. Based on an assumption about the prepayment rate for MBS, we can calculate its weighted average life, or simply average life, which is the expected number of years until all the loan principal is repaid. Because of prepayment, the average life will be less than weighted average maturity, right? During periods of falling interest rate, refinancing will accelerate prepayments and reduce the average life of an MBS. A high PSA such as 400 will reduce the average life of MBS to only 4.5 years compared to average life of 11 years with PSA 100. So they are just showing the effect कि ज्यादा जल्दी प्रीपेमेंट होता है तो एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एज आई टोल्ड यू कि वो जो ट्रांचिंग करता है ना, तो उसके लिए टेक्निकल नाम है CMO, कोलेटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशंस, राइट। So CMOs are securities that are collateralized by RMBS. Each CMO has multiple bond classes, means tranches, that have different exposures to prepayment risk. The total prepayment risk is not changed. It is simply reapportioned among the various CMO tranches. Institutional investors have different tolerances for prepayment risk. Some are primarily concerned with extension risk, while others may want to minimize exposure to contraction risk. So as I told you कि हर एक का नीड अलग होगा, किसी के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिस्क ठीक है, एक्सटेंशन रिस्क ले सकते हो,
इसी के लिए वाइस वर्सा, राइट? By partitioning and distributing the cash flows generated by the RMBS into different risk packages to better match investor preferences, CMOs increase the potential market for securitized mortgages and perhaps reduce funding costs as a result, right? Okay. Rather than serving plain vanilla, सबके लिए एक समान, they are repackaging कि आपको ये चाहिए तो आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो, किसी को दूसरा रिस्क चाहिए तो आप ये ले लो. CMOs are securities backed by mortgage pass-through securities. Interest and principal payments from mortgage pass-through securities are allocated in a specific way to different bond classes called tranches. So each tranche has a different claim against cash flow. ये सब आ चुका है, right? Waterfall structure सब वही है, but सिर्फ इसका technical नाम है CMO, right? और CMO में बहुत अलग-अलग तरह से आप waterfall structure बना सकते हो. There is practically no limit how you can do the waterfall structure, but जो सबसे दो popular structures है वो है sequential pay और PAC plan amortization. वो next time करेंगे, ठीक है? वो next time से करेंगे. So next time मतलब next Sunday we will complete this chapter and start the क्रेडिट एनालिसिस चैप्टर. और वहां तक रौनक सर फर्स्ट और सेकंड खत्म कर देंगे, तो नेक्स्ट संडे तक इनकम हो जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन कोई डाउट नहीं है ना? ऑल ऑफ यू ठीक है, ओके, डन.